हर अपराधी बेनकाब। आशाराम की जमानत अर्जी सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज। एम्स के डॉक्टरों ने कहा आशाराम को नहीं है ऑपरेशन की जरूरत। जलगांव घरकुल घोटाले में गुलाब राव देवकर की जमानत मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने की सशर्त जमानत मंजूर। एनसीपी नेता धनंजय मुंडे की गाड़ी पर पथराव। बीड में हुआ धनंजय मुंडे की गाड़ी पर पथराव। धनंजय के समर्थकों ने किया बंद का ऐलान। बीजेपी की सहयोगी पार्टी शिवसेना के मुखपत्र सामना में बीजेपी पर व्यंग। सामना में कहा कहां गए अच्छे दिन। और अनुयायियों को नपुंसक बनाने के मामले में संत राम रहीम पर केस दर्ज। हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के बाद राम रहीम पर केस हुआ है दर्ज। Right, you're watching me, Rajiv K. Bajaj, on Inside Story on Lemon News. Along with me, of course, is Advocate Pradeep Nambiar. आज सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जहां पर बॉर्डर के ऊपर फायरिंग हो रही है, पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ हो रही है, 700 से ज़्यादा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के उल्लंघन हो चुके हैं जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं। हाल ही में 2 कश्तियां कराची से निकली और हिंदुस्तान के गुजरात कोस्ट के पास आने की उन्होंने कोशिश की, जिसमें से एक ने अपने आप को ही ब्लो अप कर लिया। इसके अलावा कल तक, आज की क्या स्थिति है मुझे फिलहाल मालूम नहीं है, लेकिन सुबह तक लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग जारी थी। संबा सेक्टर में उसी प्रकार फायरिंग जारी थी। बिल्कुल लग ऐसे रहा था कि जैसे युद्ध की तैयारी हो। उस तरफ चीन की तरफ से अभी भी घुसपैठ जारी है और पूर्व की तरफ अगर हम लोग जाएं, पूर्व की तरफ, पूर्व दिशा में ईस्ट की तरफ जाएं तो वहां पे बांग्लादेश की तरफ से घुसपैठ तो जारी है ही, साथ में एक ऑफेंसिव भी जारी है। और जहां तक लंका का प्रश्न है, लंका के साथ जो भारत के बड़े अच्छे संबंध होने चाहिए, वहां पर भी कुछ तनावग्रस्त स्थिति है। कहने का मतलब ये हुआ कि पूरे हिंदुस्तान को एक तरीके से एक चक्रव्यूह में घेरा जा रहा है और हिंदुस्तान में अंदर, भारत के अंदर जहां हर तरफ से खतरा है, भारत के अंदर हम क्या कर रहे हैं? मोहन भागवत जी, आरएसएस के जो संचालक हैं, वो कहते हैं अगर हिंदू अगर तकलीफ में आया तो पूरा हिंदुस्तान तकलीफ में आएगा। हम ये कहते हैं कि हम घर वापसी करवाएंगे। हम ये कहते हैं कि हम हिंदुओं की संख्या 80% से ले जाकर के 100% कर देंगे। ओवैसी साहब कहते हैं असली घर वापसी वो होगी जब सब लोग मुसलमान बनेंगे। इस वक्त हमारे साथ हैं नए साल के, मतलब अभी नया साल चल ही रहा है, 7 तारीख तक चलता है, आदरणीय तुषार गांधी जी। तुषार गांधी जी नमस्कार। नमस्कार, नया साल मुबारक। आपको भी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू तुषार, वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू। थैंक यू, थैंक यू। तुषार, we are literally we are surrounded on all sides at the moment. We got major problems going on practically every border everywhere. You know, the Chinese incursions haven't stopped either in Sikkim or towards Himachal Pradesh and Uttarakhand, or towards Nepal, or towards Nagaland and Arunachal.
and on this side, the Pakistanis have been attacking us and attacking Rajiv, us and I'm attacking not us. bothered about the external threat. Right. Now, my point is, when the in... country is facing so much of danger, is there something wrong with these characters? I mean, why do they speak about these things? Why do they want to divide the country all over again, Tushar? The real danger is from these characters. Yes. The real danger is from within. The disintegration of our society is the real danger, and these are agents of disintegration. Yes. They never accepted the Indian nationhood as it was, the मिली-जुली तहजीब. जी. ये लोग अंग्रेजों के पास सीखे, अंग्रेजों के पास से ही उन्होंने डिवाइड एंड रूल सीखा, और अब जब रूल आया है तो डिवाइड का एजेंडा सेट कर रहे हैं अपना. और जो खतरा है वो का एजेंडा, but how far will it go? तुषार, how far will it go? खतरा ये तो हमारे घरों तक आएंगे, ये हमारे घरों तक आएंगे, हमारे परिवारों में दरार करवाएंगे, या तो वो सोच की दरार होगी, या जेंडर की दरार होगी, या हमारे सोसाइटी में भाई भाइयों के बीच दरार करवाएंगे. ये तोड़फोड़ वाली राजनीति है, और ये तोड़फोड़ के एजेंट है. लेकिन तुषार, यहाँ पर एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, यू नो, विद अस ऑफ कोर्स इज एडवोकेट प्रदीप नाम्बियर एज वेल. अब यहाँ पर दूसरी चीज मैं आपके सामने कहना चाह रहा हूँ, मुझे एक लिहाज से मेरे सामने एक उम्मीद की किरण है. एक लिहाज से मैं बहुत खुश हूँ, इस बात से खुश हूँ, जरा सुन लीजिए मेरी बात. पीके को लेकर के, पिक्चर पीके को लेकर के इन लोगों ने न जाने कहां कहां पर डेमोन्स्ट्रेशन किए, प्रदर्शन किए, वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन लोगों ने पिक्चर देखनी बंद नहीं की. लोगों ने ये कहा, ठेंगा दिखाया इनको, और इनको ये कहा तुमने जो उखाड़ना है उखाड़ लो, जो करना है कर लो, हम तो जाके पिक्चर देखेंगे भाई. कहने का मतलब ये हुआ कि जहां तक युवा पीढ़ी का प्रश्न है और बाकी मिडिल क्लास का भी प्रश्न है, उन्होंने कहा कि भाई ये सब बकवास बातों के लिए हमने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया था, हमने भारतीय जनता पार्टी को विकास के लिए वोट दिया था, इन सब बातों के लिए नहीं दिया था. तुषार बताएं. नहीं, ये बात सही है कि जनता मकाम पे जाने के बाद उब जाती है, सारी तमाशा चलता है उससे, और उनको, लेकिन ये बात भी सही है कि उनको ये जानना जरूरी है कि दिखावे की राजनीति से उनको कितना आसानी से बेवकूफ बना सकते हैं ये लोग. जी. दिखावे की राजनीति करते हैं और फिर चबाने के दांत से हमें काट लेते हैं. जी. लेकिन यहाँ पर, do you really think that this fringe element, really, do you think we should take it seriously? Now, I come to the... keep objecting every time you say fringe element. I'm going to object. All right, okay. This is not the fringe element. This is them. This is the core element. This is their real face. This is the real face. Is that what you're saying? Yes. So effectively, what you're really saying is that Hitler's Night of the Long Knives was preceded by a lot of people of the Wehrmacht, or a lot of people of the old regime, including Ludendorff and Hindenburg, telling everybody that this is just a fringe element, whereas actually it was a core element. Is that what you're saying? Yeah, बिल्कुल. ये हमको ये बताएंगे कि नहीं ये थोड़े बहुत है, दिमाग फिरे जो करते हैं, आप बेफिक्र रहिए, और हमारी बेफिक्री में हमारे तलोए के नीचे की जमीन खींच के ले जाएंगे. जनाब, यहाँ पर एक तरफ मोहन भागवत जी कहते हैं कि अगर हिंदू तकलीफ में आएगा तो पूरा हिंदुस्तान तकलीफ में आएगा. मतलब मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई आर्गुमेंट भी होनी चाहिए. वी आर अबाउट 80 और 90% ऑफ द पॉपुलेशन, तो इसमें बोलने की क्या बात है. लेकिन दूसरी तरफ ओवैसी साहब ये कहते हैं कि असली घर वापसी तब होगी जब पूरा हिंदुस्तान मुसलमान बनेगा. तुषार गांधी साहब, ये एक सिक्के के दो चेहरे हैं, दो साइड्स हैं, वो दोनों एक दूसरे की मिलीभगत के साथ ही बढ़ते हैं और ताकत पाते हैं. जी. हमें बेवकूफ बनाने के पार्टनर्स हैं ये लोग. नहीं, लेकिन तुषार, आप ये बताएं कि ये तो बात चलिए यहाँ तक पहुंची. मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपके मुताबिक आगे क्या इनकी इन्फ्लुएंस बढ़ने वाली है या कम होने वाली है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि एक हद के बाद हमारी जनता भोली होगी लेकिन बेवकूफ नहीं है. जी. वो समझती है कि क्या महत्व का प्रश्न है, क्या चीज करनी चाहिए और किस चीज के दम्भ हो रहे हैं, ये समझते हैं. और वो लोग इसके खिलाफ अपनी नाराजगी दिखाएंगे. जी. कब तक
एक चेहरा लेकर ये लोग वोट बटोरते रहेंगे लेकिन और तुषार, वो वोट बटोरने के बाद वो चेहरा मूंगा हो जाता है, गूंगा हो जाता है, और ये जो सारे है खेल खेलने वाले वो हमारे ऊपर हावी होने जाते हैं। जी, लेकिन तुषार जी, यहाँ पर मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, बड़े बड़े इत्मीनान से, मतलब बड़े प्यार से मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जब तक कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होगा सामने, जब तक कोई विकल्प नहीं खड़ा होगा, जब तक कोई हिम्मत नहीं दिखाएगा, बहादुरी नहीं दिखाएगा और लोगों के सामने एक ऑल्टरनेटिव जिसको कहते हैं, दे विल कीप फिलिंग अप दैट वैक्यूम। क्योंकि देखो, पॉलिटिक्स लाइक नेचर अबहॉर्स अ वैक्यूम। अगर कोई और विकल्प नहीं है तो ये लोग जीतते रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी जीतती रहेगी। और भारतीय जनता पार्टी के समीप जितने भी लोग हैं, आज वो कहते हैं भाई गांधी जी की तस्वीर निकाल दीजिए रुपी नोट से, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, नथुराम गॉडसे का मंदिर बना दीजिए। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्या आपको कोई विकल्प दिख रहा है कहीं? विकल्प अभी नहीं दिख रहा जी। आज से 100 साल पहले के भारत में भी विकल्प नहीं दिखाई दे रहा था जी। और उन्होंने ये मान लिया था कि अंग्रेज तो हमारे ऊपर राज करने के लिए भगवान ने भेजे हैं जी, हम उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आज से 100 बरस पहले एक इंसान वापस आया हिंदुस्तान और विकल्प अपने आप बनता गया। मैं समझता हूँ कि वक्त आने पर कहीं ना कहीं से इस देश में विकल्प निकलता है, क्योंकि इस देश की फितरत जो है जी। वो इन जो लोगों की मंशा है उससे अलग है। तुषार, एक आप जरा लाइन पर ही रहें। इस वक्त हमारे साथ हैं हमारे पुराने मित्र अबू आसिम आजमी जी। अबू आसिम आजमी साहब, नमस्कार। 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 अभी तुषार गांधी जी आपके पुराने मित्र और आपकी पार्टी के पुराने मेंबर, वो भी आपके साथ लाइन पर हैं। मैंने तुषार गांधी जी से ये पूछा कि जिस प्रकार आज की तारीख में कई तथाकथित तौर पर जोगिया संगठन, सैफरन संगठन जिनको कहते हैं, दिमाग खराब कर रहे हैं लोगों का, तुषार गांधी जी का यह कहना है कि बाद में विकल्प जरूर आएगा लेकिन उसके पहले ये लोग तकलीफ बहुत देने वाले हैं। अबू आसिम आजमी साहब, क्या आपको लग रहा है कहीं विकल्प दिख रहा है? नरेंद्र मोदी को लेकर के, भारतीय जनता पार्टी को लेकर के जिस प्रकार पॉलिटिकल पार्टीज में बिखराव है, उसका एडवांटेज लेते हुए, उसका फायदा लेते हुए, लाभ लेते हुए ये सारे एलिमेंट आज बाहर आ रहे हैं। अबू आसिम आजमी जी बताएं। देखिए, ऐसा है ना कि ये दो चीजें हैं जी। इस देश के 60 से 65% लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया है जी। या तो उन्होंने वोट नहीं दिया है या तो वोट दिया है, वो वोट बिखर गए हैं अलग अलग पार्टियों में। 69% लोगों ने, 69%, 69% लोगों ने वोट नहीं दिया है। करेक्ट। ये 69% लोगों की पसंद नहीं है बीजेपी। जी। हाँ, ये जरूर है कि कांग्रेस की भ्रष्टाचार, कांग्रेस की बेईमानी, कांग्रेस की जो ये उदासीनता थी, जो कांग्रेस ने काम नहीं किया 65 सालों तक, कांग्रेस देश को पीछे ले गई। लोग एक बदलाव चाहते थे और ये नरेंद्र मोदी ने इसका बहुत बड़ा फायदा लिया है। इन्होंने यहाँ पे कारपोरेट से मिल करके आरएसएस के पूरी विंग को इकट्ठा करके पूरे देश में उन्होंने एक ऐसा इवेंट मैनेजमेंट के जरिए काम किया, लोगों को ऐसा लगा कि इनके भाषण में कुछ दम होगा। और इन्होंने जबरदस्त भाषण किया कि हर गरीब को 20-20 हजार रुपया मिल जाएगा और देश अमीर हो जाएगा और यहाँ से गरीबी खत्म हो जाएगी, न जाने क्या अच्छे दिन आ जाएंगे, खराब दिन चले जाएंगे। आसिम भाई, आपके 15 लाख रुपए आपके पास आए? आसिम भाई को ये याद दिलाइए कि अब चुनाव का प्रचार नहीं हो रहा है, थोड़ी वास्तविकता की बातें करें। भाई मुझे जो मालूम है वही बोल रहा हूँ मैं। आप जो मेरे दिमाग से बोलूंगा, मैं किसी और का दिमाग क्या लूँ? मैं अपनी बात बोल रहा हूँ, मुझे मालूम है, जो मुझे आता है वो बोल रहा हूँ मैं। इसलिए अब जो है, आप सिर्फ किसी बेटी बातें मत कीजिए, हम सबका इसमें कसूर है, ये नहीं है। भाई साहब, मेरी बातें मुझे जो आता है वही बोल रहा हूं। आसिम भाई, तुषार गांधी जी का ये कहना है कि जो गैर सांप्रदायिक ताकतें हैं, इन सब का भी बहुत बड़ा कसूर है, जिसमें आप भी शामिल हैं, तुषार गांधी भी शामिल हैं, कांग्रेस पार्टी भी शामिल है। क्या आप सबका इसमें कसूर नहीं है? आसिम भाई बताएं। नहीं, मैंने कहा ना कि वोटों के बिखराव की वजह से, मैंने पहले कहा, नहीं सुना नहीं क्या आपने? जी। लोगों ने काम नहीं किया, इसलिए जो ये हालत देश की हुई है। जी। तो आज बीजेपी लोगों को लगा कि एक नया विकल्प आना चाहिए, वो नया विकल्प आ गया और आ गया। अब इससे अब ये काम तो कर नहीं रहे हैं कुछ, तो ये बहुत जल्द ये लोग जाएंगे और खत्म होंगे और फिर कोई न कोई नया रास्ता जरूर आएगा। तुषार गांधी जी, आप कुछ पूछना चाहेंगे आसिम भाई से? नहीं, क्या पूछे, वो वास्तविक बात ही नहीं कर रहे हैं। क्यों, ये वास्तविक बात नहीं है क्या?
आसिम भाई ने जो अभी बात कही तुषार गांधी जी के लोगों को वोटों का बिखराव हो गया, कांग्रेस ने काम नहीं किया। ताकतें हैं राजीव जी बताएं। जब तक ये हारी हुई पार्टियां हैं वो अपना अंतर अवलोकन नहीं करेगी और अपनी कमजोरियों को मानेगी नहीं और फिर उनके ऊपर हावी नहीं होगी, तब तक ऐसी ही तरह से वो लोग बोलिए लोगों के सबको इकट्ठा करने और जीत जाए। लेकिन आसिम भाई यहाँ पर एक उम्मीद की किरण मेरे सामने आई है, जो मैं अभी तुषार गांधी जी से बोल रहा था। जरा ध्यान से सुने अबू आसिम आजमी जी और तुषार गांधी जी। मैं इसका जवाब तुषार गांधी दे चुके हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं। पीके फिल्म के खिलाफ जिस प्रकार सैफरन पार्टीज ने, बजरंग दल हो, हिंदू संघर्ष समिति हो, हिंदू महासभा हो, इन सब लोगों ने प्रोटेस्ट किया, लेकिन लोगों ने पीके फिल्म देखना बंद नहीं किया। लोगों ने कहा कि तुमने जो उखाड़ना उखाड़ो, जो भी प्रोटेस्ट करना हो करो, और इनको जो खुराक मिल रही थी वो हम लोगों से मिल रही थी, यानी मीडिया से मिल रही थी। हमारे कैमरे वहां पहुंचते थे और ये कैमरे के सामने तोड़फोड़ किया करते थे। आसिम भाई बताएं। नहीं, बिल्कुल सही बात है। ये बिल्कुल ये लोग जो कर रहे थे और जनता ने इनको जवाब दिया है, ये सब बदतमीजी, गुंडागर्दी, और यही आप लोग ही तो उनको बढ़ावा देते हैं, अपनी मीडिया के सामने लाते हैं, फोटो खिंचाने के लिए लोग ये सब करते हैं। और हम यूपी में तो सरकार ने टैक्स फ्री कर दिया उसको, पीके को जी, पिक्चर को टैक्स फ्री किया ना। तुषार गांधी दैट आई थिंक वाज अ गुड मूव इन योर पीरियड। दैट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट वाज एन एग्रेसिव मूव। तुषार गांधी, मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जो ताकतें, जो पार्टियां जो सेक्युलरिज्म की सियासत करती है, उन्होंने पीके के खिलाफ जो गुंडागर्दी हुई तब उन्होंने क्या किया जी? क्या उन्होंने जाके सामने खड़े हुए? जनता ने दिखा दिया, जनता ने अपना रुख दिखा दिया, जनता ने अपनी मर्जी दिखा दी। ये पार्टियां जो सेक्युलरिज्म की दुआइयां देती रहती है, उन्होंने क्या किया? आसिम भाई बताएं। आप भी दूसरी भाई साहब, आप एक नई पार्टी बना के लीडरशिप करो, आपके अपने पीछे लाओ और करो काम ना। आप क्यों नहीं करते? आप हम तो हमारी अगर सारे लोग आपको लगता है कि सारी सेक्युलर पार्टियां बेकार हैं, आपको लगता है सारी सेक्युलर पार्टियां बेकार है, कोई कुछ नहीं कर रहा है, तो आपकी लीडरशिप में आप एक नई पार्टी बनाइए और वो जो नहीं हो रहा वो कीजिए ना, सब आपको साथ देंगे। लेकिन अबू आसिम आजमी जी, सबसे पहली बार मैंने देखा उत्तर प्रदेश की सरकार ने 7 महीने के बाद, याद रखें 7 महीने तक जो नरेंद्र मोदी की सरकार थी और अभी है, पहली बार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी दिल्ली में, पहली बार किसी ने आक्रामक रवैया अपनाते हुए पीके फिल्म को, यह सिर्फ फिल्म की बात नहीं है, यह एक टेस्ट केस था, इसके ऊपर जो टैक्स फ्री किया अखिलेश यादव ने, मुझे ऐसा लगता है इस प्रकार का आक्रामक रवैया अगर बाकी स्टेट गवर्नमेंट्स, जो नॉन बीजेपी स्टेट गवर्नमेंट्स है, वो भी अपनाएंगी, तो हो सकता है कि नरेंद्र मोदी वापस अपने विकास के मुद्दे पर आए। अबू आसिम आजमी जी बताएं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सबको इकट्ठा होना ही चाहिए और सबको इस चीज के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, और उठ भी रही है वो, ऐसा नहीं उठ रही है। देख लीजिए आप, दिल्ली में जनता परिवार इकट्ठा होने की बात हो रही है, धीरे धीरे बातें शुरू हो रही हैं जी। जब इनका जुल्म जाति बढ़ेगी और ये जो झूठ बोलकर सरकार में बैठे हैं, तो लोग जरूर इसका कुछ विकल्प निकालेंगे और कुछ नया रास्ता आएगा। लेकिन राजीव जी बताएं। तुषार गांधी जी, ये सेक्युलर पार्टियों ने, मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी की विकास की और घर वापसी करवानी लेकिन यहां पर तुषार गांधी जी और अबू आसिम आजमी, आप ये दोनों बताएं। आखिरी सवाल है मेरा आप दोनों से। जो एमआईएम की जिस प्रकार सफलता देखने को मिली है महाराष्ट्र में, आज की तारीख में वो कैंपेन कर रहे हैं दिल्ली में, आज की तारीख में उनके लिए भूमिका बनाई जा रही है उत्तर प्रदेश में। अबू आसिम आजमी जी और तुषार गांधी जी, पहले आप अबू आसिम आजमी जी, क्या आपको लगता नहीं है कि इनको किसी और की भी शय है, कि ये अकेले नहीं हैं? सदरुद्दीन ओवैसी हो गए, अकबरुद्दीन ओवैसी हो गए, ये अकेले नहीं हैं, इनको कहीं और से भी सपोर्ट मिल रहा है। आसिम भाई बताएं। देखिए, अब ये तो मैं नहीं जानता हूँ, आप ज़्यादा जानते हो कि सपोर्ट कहीं से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, लेकिन ये लोग जो चीजें कर रहे हैं वो मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं है। जिस तरह से आरएसएस के लोग बिल्कुल एग्रेसिव होकर के बातें करते हैं जी, इस तरह से एग्रेसिव होकर बातें कर रहे हैं। देखिए, ये देश जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका देश है जी। अब इन्होंने जो कल कह दिया कि भाई जो है सबको मुसलमान होना चाहिए जी, सबको अपने घर वापस आना चाहिए, लेकिन ऐसा है कि न कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, सबकी इज्जत है, सबकी रिस्पेक्ट है। इस्लाम में कभी किसी को जबरदस्ती या झूठ बोल करके या बहका करके लाने की बात नहीं कही गई है। जब हुजूर हमारे प्रॉफिट जब
इस्लाम की टीचिंग कर रहे थे, इस्लाम को बढ़ा रहे थे, तो उन्होंने अपने स्वभाव से, प्यार से, मोहब्बत से लोगों को इस्लाम में लाया था, न कि किसी को डरा धमका के या बेवकूफ बना के लाया था। लेकिन तो आसिफ भाई, आपको लगता नहीं है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट है यहाँ पे? लगता नहीं है आपको? क्योंकि सबसे ज्यादा फायदा आप लोगों की हार में भारतीय जनता पार्टी को होने वाला है। आसिफ भाई बताएं। नहीं, ये देखिए, ये चारों तरफ जा करके मुस्लिम एग्रेसिव इश्यूज उठाएंगे जी, तो फिर पोलराइजेशन करेंगे, तो इससे जरूर बीजेपी को फायदा होगा। तुषार गांधी जी बताएं। राजीव जी, आई विल से दिस थिंग कि जो ये ओवैसी ब्रदर्स है जी, वो जो ये सेक्युलर कहने वाली पार्टियों ने इतने सालों तक इस कम्युनिटी को सिर्फ एक वोट बैंक समझ के एक्सप्लॉइट किया है, उसका जो गुस्सा है आज के नौजवान मुस्लिम युवकों में, क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, सिर्फ उनसे अपॉर्चुनिटी हासिल की गई है जी, और वो जो वैक्यूम है उसमें उनको लीडरशिप मिली है, तो ऐसे लोगों को भी वो एक्सेप्ट करने को तैयार हो जाते हैं। और उनको लगता है कि भाई अगर एक तरफ से थप्पड़ पड़ने वाली है तो हमको भी मुक्का मारने की ताकत देने वाले लोग ही हमारे लीडर होना चाहिए। आसिम भाई बताएं, क्या ये मुस्लिम लीडरशिप का फेलियर नहीं है कि आज की तारीख में ओवैसी ब्रदर्स वो इस तरीके से आगे आ गए हैं? जी, ये है ही बिल्कुल फेलियर है। ऐसा एक सोसाइटी में जाके पूछिए तो वो कहेंगे कि ये हमको लीडरशिप मिली नहीं है। आसिम भाई बताएं। ओवैसी MIM कोई नई पार्टी नहीं है जी, MIM तकरीबन 100 साल की पार्टी है जी, वो आंध्र प्रदेश में आज से नहीं बहुत दिनों से इलेक्शन लड़ती आ रही है। वो आकर के जज्बात भड़का करके लोगों का वोट लेने की कोशिश कर रही है। सही है कि भाई लोगों को उम्मीदें इनसे लग गई हैं, परंतु इन्होंने क्या किया जो आंध्रा में किया वही तो यहाँ करेंगे ना, क्या किया इन्होंने आज तक। लेकिन आसिम भाई, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये बनती है, और इस वक्त हमारे साथ है अबू आसिम आज़मी और तुषार गांधी। लेकिन अबू आसिम आज़मी जी, जिस चीज का जिक्र आप हाल ही में कर रहे थे, 2 दिन पहले जब हम लोगों की बात हुई थी, इस किस्म की चीजें अगर चलती रहीं तो लिहाजा जो मुस्लिम बच्चा है उसका खून तो खोलेगा ही। नोटिफिकेशन इशू किया गया, ऑर्डिनेंस इशू की गई 5% मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए, और उस ऑर्डिनेंस को लैप्स होने दिया, जबकि कोर्ट ने यह ठहराया कि यह ऑर्डिनेंस बिल्कुल ठीक है, यह बिल में कन्वर्ट हो सकती है। आप ये बताएं कि इस विषय में आप क्या करने वाले हैं? नहीं, बिल्कुल सही बात है आपकी। जो काम नहीं हो रहा है, जो लोग जिन लोगों ने सिर्फ वादे के काम पूरे नहीं किए, उसकी वजह से इसको फायदा तो हो रहा है, जो वैक्यूम था वो भर रहा है। सही बात है। लेकिन जहां तक फॉर एग्जाम्पल इवन एज फार द मालेगांव ब्लास्ट इज कंसर्न, मालेगांव का ब्लास्ट, पहला ब्लास्ट और दूसरा ब्लास्ट, दूसरे ब्लास्ट के लिए आपने साध्वी प्रज्ञा सिंह को जेल में डाला हुआ है, और उसके साथ में तकरीबन 48 या 72 मुस्लिम बच्चे भी हैं, वो भी आज तक जेल में हैं। मेरी बात आप ये सुनिए, एक तरफ ये कहा जा रहा है कि इसके लिए हिंदू टेररिस्ट या सैफरन टेररिस्ट हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं, और साथ में मुसलमान बच्चों को भी रखा हुआ है जेल में। आप बताएं अबू आसिम आज़मी जी, आज तक उनको छोड़ा क्यों नहीं गया? जी बताएं। कितनी बार बात किया हम लोगों ने, आज से लेकर हमारा ये बहुत बड़ा मुद्दा है जी, हम बार बार बात कर रहे हैं कि भाई ये जो है, अगर हकीमानंद के स्टेटमेंट के बाद NIA बनाया गया, NIA बनाने के बाद मालेगांव के ब्लास्ट के लोगों को जमानत मिली है तो उनको डिस्चार्ज किया जाए जी, उनको भी आपने उस केस में रखा हुआ है जी, और ब्लास्ट के बाद साध्वी प्रज्ञा सिंह के साथ और उनके लोगों को भी इसी ब्लास्ट में रखा हुआ है, तो दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं? लेकिन अब नहीं हो रहा है, क्या किया जाएगा? लाया जा रहा है, बार बार बात का। तुषार गांधी जी, आई डिटेक्ट, मुझे ऐसा लग रहा है कि आसिम भाई जरा निराशाजनक बात कर रहे हैं, आज वो जरा निराश हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। कोर्ट भी नहीं कुछ कर रहा है ना, तो कोर्ट में भी जा रहे हैं, कोर्ट में अभी तक कुछ नहीं हुआ है, डिले होता जा रहा है। So no wonder the MIM and people like that are going to come up. तुषार गांधी जी, जहां तक जो ओवैसी ब्रदर्स की आपने बात करी, वो ओवैसी ब्रदर्स आगे आएंगे ही आएंगे अगर इस किस्म की हरकत होती रहेगी। बिल्कुल होगा। तो आगे क्या करेंगे, क्या छोड़ देंगे? The failure of the moderate Muslim leadership to convince the community. And this failure is going to lead to even more aggressive behavior from the MIM and therefore even more aggressive retaliation from the RSS. कहने का मतलब ये हुआ कि MIM और आक्रामक होगी और RSS भी और आक्रामक होगी, कहने का मतलब ये हुआ। यानी हमारा समाज तोड़ने वाली शक्तियां हमारे समाज पे हावी होती जाएंगी। तो इसमें फेलियर किसका है? तुषार गांधी जी, फेलियर आपका है, अबू आसिम आज़मी जी, फेलियर आपका है और हम लोगों का है। बिल्कुल हमारा है,
और मीडिया का है जो इन तमाशाबीन को अवसर देती है अपना तमाशा ज्यादा। आई एग्री विद यू, आई एग्री विद यू, इसके ऊपर मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। जहां तक गांधी जी के पर्व होते हैं उसी परिवार के, इनको आगे आना चाहिए। गांधी जी दुरुस्त बात है, बिल्कुल आना चाहिए। गांधी जी के कुछ ना कुछ गांधी जी का परिवार पूरा हिंदुस्तान है आसिम भाई। गांधी जी के, लेकिन तुषार गांधी जी आप परपोते हैं, आप गांधी जी के परपोते हैं, आपको भी आना चाहिए, आपका दायित्व बनता है। बदन राजा कपड़ा पहन के एक डंडा लेकर के पूरे अंग्रेजों को भगाया, देश आजाद किया, आप भी निकलिए आगे इसी तरह से कुछ करिए। दुरुस्त बात है, पीछे आते हैं। करेक्ट है तुषार गांधी जी, आपको खुला निमंत्रण है। एक मिनट, आपको खुला निमंत्रण दिया जा रहा है एक बार फिर अबू आसिम आजमी द्वारा एक बार फिर आपको निमंत्रण दिया जा रहा है, आमंत्रित किया जा रहा है आपको, आप कुछ करिए। तुषार गांधी जी आप परपोते हैं महात्मा गांधी के। जो अबू आसिम आजमी कह रहे हैं मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूं। जहां तक आपका प्रश्न है, आप पीछे बैठ के आराम से तमाशा नहीं देख सकते, ऐसा काम आप भी तमाशबीन नहीं बन सकते। तुषार गांधी जी बताएं। बिल्कुल मैं मानता हूँ कि मैं नहीं बन सकता हूँ, लेकिन हम सबके पास अपने अलग अलग कर्तव्य है। ये अगर हम ईमानदारी से निभाएंगे तो हमारा, देखिए इसमें सिंगुलर एफर्ट की जरूरत नहीं है, इसमें कलेक्टिव एफर्ट की जरूरत है। So the collective effort has to start with one person. एफर्ट होता है तो हो जाएगा ये। लेकिन आपको भी आगे आना चाहिए। देखिए एक नरेंद्र मोदी जी आए हैं, सारे बीजेपी के पुराने लीडरों को भगा दिया इन्होंने जी, और आगे अकेले इन्होंने पूरा छा गए चारों तरफ। इसी तरह गांधी जी परिवार के तुषार गांधी जी को बोले आगे आए, सबको भगा दें और आगे आ जाए, एकदम सबको ले गए। दुरुस्त बात है। तुषार गांधी जी आपको खुला निमंत्रण है और आप अभी गोल गोल बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है आप अपनी जिम्मेवारी से भाग रहे हैं। आप मुझे जानते हो, मैं कभी गोल गोल बात कर नहीं सकती। लेकिन आपको नेतृत्व संभालना पड़ेगा, आपको आगे आना पड़ेगा, भले ही आपको समाजवादी पार्टी में वापस आना पड़े, लेकिन आपको आना पड़ेगा, इस पे कोई दो राय नहीं है। एनीवे जेंटलमैन, थैंक यू सो मच। वक्त आने पे राजीव, वक्त आने पे अगर वो फर्ज भी आई तो वो भी निभाएंगे। क्या बात है, वक्त आ गया अभी। चलिए ऑन एयर कैन वी अनाउंस अबू आसिम आजमी जी और तुषार गांधी जी, क्या यहाँ पर हम लोग अनाउंसमेंट कर सकते हैं कि तुषार गांधी वापस आ रहे हैं समाजवादी पार्टी में, कि घर वापसी हो रही है? नारे लगाने की बात नहीं है कि तुषार गांधी की वापसी हो रही है, यानी घर वापसी समाजवादी पार्टी में। कैन वी अनाउंस इट हियर? नहीं, अभी मंजिल दूर है राजीव। तुषार गांधी साहब दुश्मन गेट पे खड़े हैं, एनिमी एट द गेट्स, और आप कहते हैं मंजिल दूर है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको दरवाजे पे हो तब उसको पीछे से भी मात दी जा सकती है। ये गलत है। यहाँ पे आसिम भाई बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, मैं उनके साथ सहमत हूँ। तुषार गांधी जी आपको खुला निमंत्रण है, आमंत्रण है, आप आइए समाजवादी पार्टी में, लेकिन आप नहीं आ रहे हैं। चलिए आपके ऊपर है। अबू आसिम आजमी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका एक बार फिर खुले दिल से बोलने के लिए, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तुषार गांधी जी ये कहने के लिए कि अभी वक्त नहीं है, बाद में आएगा जरूर। थैंक यू सो मच जेंटलमैन, थैंक यू। Right at the moment still with us, Advocate Pradeep Lambiar. Pradeep, you heard them. Tushar Gandhi being invited to come back to the Samajwadi Party so that all the secular forces can join together and fight the BJP together. Because if they don't, then the MIM is coming. Let's be very clear. They will eat away a huge chunk of Muslim vote and there'll be nothing left. Pradeep. Exactly, sir. Tushar Gandhi, frankly, can बहुत सारा contribute कर सकता है देश में. The great grandson of Mahatma Gandhi. Correct. The name itself is there. और बहुत कुछ secularism के माध्यम से भी, and जब भी वो बात करते हैं खुले मन से बात करते हैं और partial और biased नहीं होते अपने views में. As of today, but as you see, the BJP's agenda is absolutely clear. The Gujarat model in business, in administration, and in politics. यहाँ पर वह एक तरफ से है कि एकदम totalitarian stand, एक हार्डलाइन स्टैंड जिसमें पोलराइजेशन ऑफ वोट हो, और दूसरा है कि बिजनेस और इस चीज को इतना मैनेजमेंट करे, इकोनॉमी को इतना सुधारे, डेवलपमेंट इस प्रकार से लाए प्लान के कि हार्डलाइन स्टैंड में उनके पूरे हिंदुत्व वोट पोलराइजेशन एक हो जाए और डेवलपमेंट प्लान में काम करके दिखाए. सो दिस एजेंडा एज यू सेड इज परफेक्टली वर्किंग. जो गुजरात मॉडल इन ऑल सेंस इज प्रिवेलिंग द एंटायर नेशन. प्रदीप जी जो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आपने जो बात कही है बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपको याद होगा लोकसभा चुनाव के भी पहले जो स्ट्रेटजी बनाई गई थी, यानी जो रणनीति बनाई गई थी भारतीय जनता पार्टी द्वारा, वो ये थी कि अगर आज हिंदू वोट का कंसोलिडेशन होता है फिर किसी और की आवश्यकता नहीं है. एग्जैक्टली, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट द बीजेपी डिड एंड दैट्स हाउ दे हैव वन, बिकॉज द रेस्ट ऑफ द वोट इज कंप्लीटली डिवाइडेड. जो अबू आसिम आजमी बात कर रहे थे कि सिर्फ 31% वोट में उनको 282 सीटें मिल गई हैं. अगर मान लीजिए 40% वोट मिलता तो दे वुड हैव गॉट एटलीस्ट 400 सीट्स. 350 से 400 सीटें मिलती.
कहने का मतलब ये हुआ। एग्जैक्टली सर, दे कैन नॉट लीव द टोटलिटेरियन जो एजेंडा उनका पोलराइजेशन ऑफ वोट्स, हिंदुत्व वोट्स इकट्ठा करना उनका मेन मकसद है। और अमित शाह और नरेंद्र मोदी के जो एक साथ आना, जैसे ऑल द टॉप इंटेलिजेंसी ऑफ द कांग्रेस कहता है कि जोसेफ गॉबल्स एंड हिटलर, Joseph Goebbels carrying on the propaganda for Hitler and Hitler doing what he can. The same thing यहाँ पर follow हो जाए, Modi following the agenda and Amit Shah doing the propaganda of but the only thing is, as far as polarization of the votes. There is only one hitch in this entire thing. The only drawback which I see in this, not that the secular parties will get together, not that anything like that will happen. यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज में मुझे जरा सा ड्रॉबैक दिख रहा है, वो ये है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने डेवलपमेंट के एजेंडे से जरा हट गए। अगर वो अपने विकास का जो मुद्दा है, अगर इसी तरीके से कैरी ऑन करते, अपना जो विकास का मुद्दा है उसी पर चलते रहते, तो और भी ज्यादा कंसोलिडेशन होता। यहां तक कि सिर्फ हिंदू वोट नहीं, मुसलमान वोट भी उनको मिलता, सिख वोट भी मिलता, और जो अभी भी मिल रहा है, जैन वोट भी मिलता, बुद्धिस्ट वोट भी मिलता, क्रिश्चियन वोट भी मिलता, पूरे देश का वोट मिलता। क्योंकि अब वो देश के प्रधानमंत्री हैं, सिर्फ हिंदुओं के प्रधानमंत्री नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है। यहां पर मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को वापस अपने विकास के मुद्दे पर जाना चाहिए, क्योंकि जो डिवाइसिव मुद्दा है, प्रदीप आप याद रखें, जो बीच में बाई इलेक्शंस हुई थी, जिसमें योगी आदित्यनाथ हों, बाकी सब लोग हों, साक्षी महाराज हों, इन लोगों ने लव जिहाद वगैरह वगैरह की बात करके देखी और वहां देखा तो बीजेपी वाज कंप्लीटली वाइप्ड आउट। प्रदीप सर, आप देखोगे दोनों, अब पीके के आपने मुद्दा उठाया, एवरीबडी स्पोक आउट पीके। आप देखो पीके के मुद्दे पर स्टेट हैज नॉट डन a comment. स्टेट ने कोई कमेंट नहीं किया, स्टेट ने कोई एक्शन नहीं किया, except one. Devendra Fadnavis has said, but immediately retracted. He immediately retracted. Yes. They said that censor board is a final authority. That's right. We are not concerned. We are not concerned. That state का agenda is absolutely clear. The government's agenda is absolutely clear. They allow these fringe elements within the Hindutva, the Hindu Mahasabha, अलग-अलग जो हिंदू organizations है, वो अपना agenda carry करेंगे, but government and the state will stick to its principles. This is exactly what we saw in PK. But the funny part is, in spite of the entire furor over the entire nation, the state has not done anything. लेकिन यहाँ पर जो अजीबोगरीब मसला वो ये है कि हिंदू संघर्ष समिति और हिंदू महासभा नथुराम गोडसे के नाम पे एक मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं, और वहां तो स्टेट को इंटरवीन करना ही पड़ेगा, whether you like it or not. The fact remains, you will have to intervene over there. आज अगर आप नथुराम गोडसे के नाम पर आप मंदिर बना रहे हैं, तो अगले दिन आप जनरल डायर के नाम से आप चर्च बनाइए या मॉन्यूमेंट बनाइए, ऐसी क्या बात है? Sir, day after tomorrow somebody is going to come up and say we're going to build a monument in the name of General Dyer. जलियांवाला बाग मैसेकर के लिए जो जर्नल रिस्पॉन्सिबल था, उसके लिए अगर आप एक स्मारक बनाएंगे और नथुराम गोडसे के लिए आप स्मारक बना रहे हैं, दोनों में क्या फर्क है? प्रदीप सर, exactly what you're saying, but आप देखो कि this is entire polarization is destroying the Congress. The Congress is going to be eliminated because उनका कोई स्टैंड ही नहीं है. That's right. वो बीच में चल रहा है कि अफजल गुरु के सब जगह मूर्ति बनाएंगे, तो this kind of things is only polarizing all the various sections, including Owaisi's party and little bit of Samajwadi party, but rest जो अलग अलग पेंडुलम के दोनों साइड पे हैं parties, they are going to benefit, but the Congress which is in the middle talks about secularism is probably going to be wiped out, because Gujarat model में जो था absolute polarization and development going together. We have seen it. हम लोगों ने देखा है, लोकसभा चुनाव में भी देखा, और हाल ही में जो महाराष्ट्र असेंबली के चुनाव हुए, महाराष्ट्र विधानसभा के जो चुनाव हुए, वहां पर भी देखा कि किस प्रकार कांग्रेस ने ये तय कर लिया कि कांग्रेस अब आत्महत्या करके ही छोड़ेगी। कांग्रेस ने ये तय कर लिया है। कांग्रेस के जितने भी नेता थे, आप सब लोगों को याद होगा, चुनाव के 4 दिन पहले 5 दिन पहले लोग अपने घर बैठ गए थे, कोई बीमार पड़ गया, कोई कुछ और हो गया, किसी ने चुनाव प्रचार ही नहीं किया। ये उसी पार्टी के लक्षण हैं जो पार्टी हार चुकी है, हार मान चुकी है। और सर इश्यूज भी आप देखो कि जो वोट वाले इशू आज है, the stand that Congress I tell you what, is we got to take a break. When we come back irritated. after the break, of course we will talk about this, but we'll also talk about the NSCL scam. जहाँ तक NSCL स्कैम का प्रश्न है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, CKP स्कैम के बारे में बात करेंगे, महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक स्कैम के बारे में बात करेंगे, हर चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। जो प्रदीप जी कहने की बात कोशिश कर रहे थे वो ये था कि जहाँ तक कांग्रेस का प्रश्न है, कांग्रेस ने अब तक कोई मुद्दा भी नहीं उठाया है। जिस मुद्दे के ऊपर आदरणीय प्रधानमंत्री की आलोचना हो सकती थी और सरकार की आलोचना हो सकती थी, उसको ठीक ठाक तरीके से उठाया भी नहीं गया है। पार्लियामेंट को छोड़ करके सड़क पर आना चाहिए था ये जानने के लिए कि भाई मेरे खाते में अब तक 15 लाख रुपए नहीं आए, वो कहां हैं। याद रखे, बाबा रामदेव ने कहा था ब्लैक मनी वापस आने दीजिए, हर हिंदुस्तानी के बैंक खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। खैर, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल वी हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक। व्हेन वी कम बैक वी विल टॉक अबाउट द NSCL स्कैम।
global advertisers, scaling new heights in outdoor media. दिन दहाड़े सरकारी बैंकों की हो रही है लूट। बैंकों के हजारों करोड़ रुपए लूट रहे हैं ये कॉर्पोरेट लोन माफिया। बैंकों को लूट लूट कर लाखों करोड़ों का कर दिया एनपीए। आखिर कौन कौन शामिल है इस लूट में? हम करेंगे इनका पर्दाफाश। कॉर्पोरेट लोन माफिया, देखिए हमारा खास कार्यक्रम सिर्फ लेमन न्यूज पर। नशे के खिलाफ सबसे पहले लेमन न्यूज ने उठाई आवाज। समाज सेवक, नगर सेवक, पुलिस, सेलिब्रिटी, सबका मिल रहा है प्रतिसाद। ड्रग कंज्यूमर्स पे तो कार्रवाई की ही जाए, पर इसके साथ ही साथ ड्रग के जो पोजेशन करने वाले लोग हैं, जो लोग ड्रग रखते और बेचते हैं, उन पे भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। लेमन न्यूज ने जगाया मुंबई को। तो आप लोगों ने बहुत ही अच्छी फैलाई है और लोगों में जागरूकता भी फैलाई हुई है। संसद तक पहुंची मुंबई की आवाज। आपके चैनल के सर पर है, आपके सर पर है। नशे के खिलाफ लेमन न्यूज की ये जंग बदस्तूर जारी। देखिए मुंबई की आवाज दिन भर सिर्फ लेमन न्यूज पर। राइट, यू वाचिंग मी आरकेबी, दैट इज राजीव के बजाज ऑन इनसाइड स्टोरी ऑन लेमन न्यूज़। यहाँ आप मुझको देख रहे हैं लेमन न्यूज़ पर ऑन इनसाइड स्टोरी। यहाँ पर हम लोग हर एक की आवाज़ आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। जहाँ तक इनसाइड स्टोरी का प्रश्न है, इनसाइड स्टोरी का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि अंदर की बात के पीछे अंदर की कहानी क्या है वो हम आपके सामने पेश करने की कोशिश करते हैं। हर जगह पर हर बार हम लोगों ने एक एक चीज़ आपके सामने पेश करने की कोशिश की कि वास्तविकता क्या है, और जहां वास्तविकता का अभी तक पता नहीं चला, जानकारी जहां तक पर्याप्त नहीं हुई है, वहां पर हर आवाज को हमने आपके सामने पेश करने की कोशिश की है। जो भी मुद्दा हो, भले वो सीकेपी बैंक का मुद्दा हो, भले वो महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का मुद्दा हो, भले वो मुंबई सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक का मुद्दा हो, भले वो मोहित कंबोज का मुद्दा हो, एक एक जगह पर हम लोगों ने आपके सामने हर आवाज को पेश करने की कोशिश की है, भरसक कोशिश की है। कहां तक हम लोग सफल हुए हैं, कहां तक नहीं हुए हैं, वो तो आप ही बता पाएंगे, वो तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि बड़ी संतुष्टि के साथ मुझे आज ये कहने में बड़ा गर्व हो रहा है कि आखिरकार आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, उन्होंने जो सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर्स थे और जो ब्यूरोक्रेट्स थे उनको बदला। बहुत लोगों का तबादला हुआ, यानी जिस बात को लेकर के हम लोग चिल्ला रहे थे हर रोज कि भाई सरकार तो बदल गई है लेकिन प्रशासन वही है, प्रशासन कब बदलेगा? अब जाकर के प्रशासन भी बदला है। हमारे साथ हैं एडवोकेट प्रदीप दाम्बियार एंड ऑफ कोर्स नाउ पैच्ड विद अस ऑन द लाइन आवर ओल्ड फ्रेंड मिस्टर केतन शाह। केतन शाह जी नमस्कार। नमस्कार। राजीव कुमार बजाज बोल रहा हूं, आरकेबी बोल रहा हूं इनसाइड स्टोरी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम में एक बार फिर। थैंक यू सर। Ketan Shah ji, first of all, Happy New Year. I hope this New Year is better. I hope this 2015. Thank you. Same wishes to you, sir. Will bring back the money of the 13,000 investors of NSCL. मैं उम्मीद यही करता हूँ। जी। लेकिन खबर यह आई है, अब कहाँ तक सच है कहाँ तक नहीं है इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन फिर भी लोगों के सामने ये रखना हम लोगों का फर्ज बन जाता है कि आदरणीय जिग्नेश शाह जी ने न्यू ईयर्स ईव बड़ी धूमधाम से शान शौकत से मनाई, अपने घर में मनाई। वो घर जो अटैच्ड है वो घर जो अटैच्ड है एनएससीएल केस में, वहां पर मनाई, और जिसका पोजीशन उनके पास अब तक है। केतन शाह साहब बताएं। नहीं, अभी तो ये
अटैच जो प्रॉपर्टीज हैं इनका जी। लिस्ट गया हुआ है विद कॉम्पिटेंट अथॉरिटी. जी. I don't know what they have been doing, but last 4 months there has been no action. Last As 12 far as months there has been no action. Auctioning of those properties are concerned. I don't think we have moved any forward. So we've requested Mr. Fadnavis ji to look into this, but so far we've had no response. I think you might get a response now. Now that the bureaucrats have been transferred, now there has been a huge turnover. Hopefully things would. The great threat from Bablu Tarwale. Is he a close man of Jignesh Shah? Yes, he is a close man of Jignesh Shah. Yes. तो आपको क्या डर है कि बबलू तरवाले क्या करेगा? No, he was trying. No, we know for sure he was trying to influence forensic auditors. One of the employees of forensic auditors, he offered them money. That is who? Somebody from PricewaterhouseCoopers or from where? No. Some other auditor whom I would not like to name here. All right. But he was being used by EOW, and this guy Bablu Tarwale, being in proximity for many months, he tried to influence him. जनाब यहाँ पर एक और सवाल जो सामने आता है, इसके बारे में तो आप बात करें, वो जिस लेटर के बारे में आप बात कर रहे हैं वो जरा उसके बारे में जरूर बताएं. और दूसरा कि जो हार्ड डिस्क्स, जो सीपीयूज जिग्नेश शाह के ऑफिस से कब्जे में लिए गए थे ईओडब्ल्यू द्वारा, क्या हैव दे गॉट एक्सेस टू देम? हैज इट ओपन नाउ? क्या वो डेटा अब उपलब्ध हुआ है कि नहीं? केतन शाह जी बताएं. Sir, your guess is as good as mine. I have written at least not less than 10 letters to EOW to find out what has happened to the data which was captured, whether it has been forensically analyzed. To the best of my knowledge, nobody has done anything about it. Mr. Rakesh Maria is very enthusiastic. When something happens in Lal Bagh, he goes, wielding a stick, being a superhero. But here in NSCL, for the last 10 months, he is doing nothing. No, but I'm shocked at this. I'm absolutely shocked because if I remember correctly, it was almost 11 or 11 and a half months ago when all these things were attached and they were taken by the EOW. No, probably more than a year back. Those hard disks were when FTL was raided. Those data servers and hard disks were captured. Yes. So far, to the best of my knowledge, nobody has bothered to forensically analyze any of them. Because from whatever information we have got over here, they have not even got an expert or anybody from FTIL to come in over there and at least open out the servers from them, at least to check what is there inside. अभी तक वो भी नहीं हुआ है जहां तक मेरा ख्याल है. और अब ये कहा जा रहा है कि उसका पासवर्ड नहीं मिल रहा है. So they are not able to access the firewall. They are not able to get through to the actual data. Is that the information you've got? I think so. I think you are correct. The sum and substance of it, there is no will on the part of Mumbai police to decipher that data or to reconstruct erased data or the data which has been sanitized by Jignesh Shah and FTL. लेकिन यहाँ पर जो प्रदीप जी सवाल पूछ रहे थे कि EOW के अंदर जो FTIL के एम्प्लॉइज इर्द गिर्द मंडरा रहे हैं, किसी लेटर के बारे में आप बात कर रहे थे, चिट्ठी के बारे में आप बात कर रहे थे, क्या है वो जरा बताएं. नहीं, we have written a letter to Mumbai Commissioner not to allow FTI employees in the vicinity of investigation office because it defines the very principle of investigation and propriety. जी, प्रदीप जी आपको. I don't think they have still acted upon that. Right. We have written many such letters in the past. But some fixers of FTIL, there was a gentleman called Mr. Koshi Jacob who officially acts as Jignesh Shah's agent. He was frequenting Mumbai EOW regularly, and now you can see him in MPID police station where MCX complaint is pending. Last 4 months he's been loitering there also. At the MIDC He's police a dubious station? character. At the MIDC police station? Yes. Right, Mr. And Koshi Jacob. He is the reason why Mumbai police has not booked any FIR in MCX scam even after 1,000 crores have been siphoned from MCX by FTL. जी हाँ, 1,000 करोड़ का गबन हुआ है MCX से और अब तक FIR उसमें फाइल नहीं. FIR भी नहीं हुआ. जी, प्रदीप जी आप. Recently, I was just going through the NSCL website. उसमें NSCL के current management ने they thanked the promoters of NSCL for taking stern action and moving the court sternly against Jagmohan Garg, Mohan Industries. I mean, do you stern think action? That's a good joke. It's a joke. Is it a joke? Absolutely a joke. You don't. Sick joke being played on 13,000 helpless investors who've been cheated by NSCL management. लेकिन यहाँ पर दूसरा सवाल जो आता है. Extension of old management. But hang on a minute. But Ketan, what the question that Pradeep is asking is that the present management has thanked the promoters and the previous management for what? For stealing 5,660 crores? Is that joke? it? Yes, as I said.
Absolutely. और क्लियर कट वेबसाइट में लिखा है कि ये सब हमारे जो इनिशिएटिव्स हैं, ये हमारे प्रोमोटर्स हैं, हमारे एक्स टीम है, उनके वजह से स्टर्न एक्शन हमने मोहन इंडिया के खिलाफ ले रहे हैं और कोर्ट में इतने टफ प्रेजेंटेशन दे रहे हैं उनके खिलाफ. We are piling up absolute great. This is nothing but a cover up. If you analyze who gave money to Mohan India was introduced to NSCL by Kalpesh Shah of NSCL, who is a childhood buddy of Jignesh Shah. Right. Jignesh Shah put him into NSCL. Right. Now, it leaves nothing to imagination what actually transpired. And Jagmohan Garg over here says, when we had Jagmohan Garg on the show, जगमोहन गर्ग साहब बोलते हैं कि मुझे जो पैसा दिया गया 750 करोड़ 770 करोड़ या 800 करोड़ या जितना भी उन्होंने लिया है वो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए दिया गया, जबकि उनके कॉन्ट्रैक्ट में है दिस वाज फॉर ट्रेडिंग इन शुगर, बट ही सेज हिमसेल्फ दैट दिस वाज फॉर बाइंग प्रॉपर्टी. Exactly. And it was understood between Jignesh Shah and Mohan Garg and this Mohan India group that they will give him a profit of 200 crores in the land investment that they are going to do with NSCL money. That was the understanding. So where did they go wrong? Now, I really would like to know from you, Ketan bhai. I'm so sorry to bring this up again and again and again. Where did they go wrong? Because they gave money for purchase of land. They thought they would make a profit of 200 crores here. They gave money somewhere else for purchase of something else. All these loans were unsecured loans. No, but their idea was they would make a profit. Their idea definitely was not that NSCL would cease to exist. Gee. Right. No, probably they wanted to sell off NSCL to some foreign investor at a huge premium. They wanted to gather 10,000 crores from an IPO. If you see Shrikant Javadekkar's police statement, he has clearly confirmed that he was sent to NSCL to take it public. Right. So the whole idea was to create bogus turnover, create profit, right, farm it off to some gullible foreign investor at a few $1 billion. At a couple of $1 billion and then take the money and run. Pradeep, you and take the money and run. SEBI banned entities includes a lot of NSCL defaulters. Correct. So, इसमें थोड़ा आप रोशनी डालोगे? What is this all about? No, I have not had a chance to look at that list, SEBI defaulters, but I'm sure there are a few companies who feature also on NSCL. Yeah, CBI inquiry. Same companies. If you see NK Protein, they are notorious defaulters everywhere. Right. They have defaulted with Gujarat banks in the past. They have defaulters with public. They have taken, I think, loans from individuals. They have not returned. So they have a checkered past. And Jignesh Bhai, he chose selectively such people and lent them money. And there is a strong suspicion most of the money has been taken back by Jignesh Shah in cash. But Ketan bhai, the fact remains that as far as these guys are concerned, you're talking about NK Proteins, then nothing seems to have happened to them. They seem to be absolutely all right, more or less. You should be asking that. You should be asking that question to Mr. Rakesh Maria. Right. Why is he not arresting Nimish Patel? No court has given any protection. High Court, MPID Court, but still he is not being traced. We are being told by EOW that they cannot find Nimish Patel of NK Protein Ahmedabad. In spite of the fact that the High Court has rejected his anticipatory bail application. Yes, right. High Court has rejected, MPID Court has rejected. He has no protection as of now. Gee. Sir, but the official status with Mumbai police is they cannot trace him. You are going to move both the MPID court as well as the other courts regarding physical possession of properties of Jignesh Shah and others? We have moved MPID court only to direct EOW Mumbai to secure properties of FTI so far. But don't you think by asking physical possession of the residence of Jignesh Shah we will do that in right time. But under MPID court, there is a procedure set. That procedure they have to finish. Right. Somehow the whole procedure has not even been initiated, let alone finished. So we are looking at what? It's already been 1 year. We are looking at few years. Right. So Ketan bhai, and meanwhile, most of the defaulters probably they will, run away, or they'll create third-party rights, or obfuscate the whole issue. Ketan Shah ji, so that it is not tenable in higher courts when the time comes to actually sell those properties. तो इस वक्त हमारे साथ है केतन शाह जी, जो आपने बात कही है वो बड़ी निराशाजनक है, मैं मानता हूं, लेकिन यहां पर दूसरी चीज जो सामने आती है वो ये है कि आज की तारीख में भी, फॉर एग्जांपल राइट नाउ इन 2015, वी आर इन जनवरी 2015, आज भी जो 5,600 करोड़ रुपए हैं
वो इस्तेमाल हो रहे हैं. Let's be very clear. The people who have stolen that money are actually using that money. So your money is in the market, it is being used. 100%. So how are we going to get it back? My point is, how do we get it back? What is the way, according to you? Forget about the legal procedure for the moment. For the moment, forget about the fact that, you know, जो अभी आपने कहा, बड़ी निराशाजनक बात आपने करी कि थर्ड पार्टी राइट्स क्रिएट कर दी जाएंगी, जो एंटिटीज हैं वो भाग जाएंगे. Bajaj ji, the only authority which can quickly bring the money back is EOW Mumbai. Right. See, when the cops they go after people, they can bring the money back if there is a will. Right now, there is a lack of will in Mumbai police. So which leaves us with effectively two things. One, the Chief Minister of Maharashtra will have to be very strict about it. He will have to give an order कि इसको आप करिए. और दूसरा आदरणीय अरुण जेटली जी जो वित्त मंत्री हैं, उनको हुक्म देना पड़ेगा कि ये करना ही है. जब ये दो हुक्म आएंगे उसके बाद ही ऐसा होगा. प्रदीप जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? I think you have to take some drastic measures, like आपको पूरे डेलीगेशन इन पूरे मॉब साइकोलॉजी में जाके वर्षा में घेराव करना पड़ेगा, बिकॉज बार-बार आपने ऑलरेडी सीएम को इन्फॉर्म किया डेलीगेशन से. हाँ, we have written letters, but there is no effect. You have sent a lot of letters. आपने बहुत कम्युनिकेशन भी किए सीएम से. Right. And nothing seems to be happening. So I think no, but no. Let me tell you, we are meeting Finance Ministry day after tomorrow. Right. Hopefully, we will prevail upon them to write to Mr. Fadnvis or talk to Mr. Fadnvis and to see to it that Mumbai police is forced to act. Ji. But as far as you are concerned, now you are meeting the. Sir, you are meeting the Finance Ministry in Delhi, or are you meeting them in Bombay? No, Delhi. In Delhi. So in Delhi, you will be meeting whom? Whom will you be meeting? We are meeting Jain Sinha, Mr. Jain Sinha. You will be meeting MOS Mr. Jain Sinha. Finance. All right. Yeah. Minister of State for Finance. You will be meeting him. And hopefully, he will be able to prevail upon A, the Chief Minister of Maharashtra, and B, the EOW over here, and the MCA. Most importantly, the MCA. MCA, yes, exactly. That please take over, because let's be very clear, if the MCA itself has ruled, that is the Company Law Board itself has ruled, that directors of FTIL are no longer competent to run any exchange anywhere. To run a public company, yes. So how can they run a public company? Rightfully speaking, they should be thrown out. The government should take over. An arbitrator should be appointed. Somebody or an administrator should be appointed, and government directors should be appointed. Or the company should be put up for auction, as was done in the case of Satyam. Something like that ought to be done. Do you think? No, do you think exactly something what should be we are done? asking for. We are asking for a Satyam-like restructuring. A Satyam-like restructuring, that I'm sure would be possible, because that is the only way out. But the only problem over here is, but of course, because as far as the petition in court is concerned, that only concerns the merger of NSCL and FTIL. Therefore, the Company Law Board action will not have any bearing on that case. Mr. Shah. No, this merger attempt was in the right direction, but it was a little too early. It was like putting the cart before the horse. First, the Ministry of Corporate Affairs, they should have taken over the board of FTIL and then merged the two companies. FTIL. So what's the difference? Now, you know, what I'm trying to understand over here is, what is the difference? Please remember, just hear me out. In the case of Satyam, the Ministry of Corporate Affairs acted in a manner which was completely fair. It was one of the best things that could have happened. Best government actions could have happened. India, the manner in which processes work in India, the Satyam takeover was held up as a perfect example of how India does things. And again and again, our people went all over the world to show everybody, hey, listen, this is what you will never find in China. This is what you will find over here. As far as corporate governance is concerned, the government of India will step in and will not tolerate this nonsense. So what's the difference? Why this leniency with regard to... Let me tell you, sir, the difference is... Right. The difference is Jignesh Shah's hands are way longer than those of Mr. Raju. Right. That is the sum and substance of it. And that is the only thing which has held back drastic action against. So Pradeep, that means so that means, according to what Ketan Shah is saying, Ketan Shah ji जो बोल रहे हैं उसके मुताबिक आज की तारीख में जहां तक जिग्नेश शाह जी का प्रश्न है, जिस प्रकार उनको संरक्षण दिया जा रहा था यूपीए सरकार के टेन्योर में, आज एनडीए सरकार में भी उनके काफी आका हैं, काफी माई बाप हैं. कहने का मतलब Exactly, sir. I mean, I can understand CM Fadnavis has been proactive in many places. ऐसे इतने बड़े स्कैम और इतने लोग जब इफेक्ट हो रहे हैं, ओनली एस ऑर्डर करना है पुलिस कमिश्नर को उनका बेल कैंसिल करने के लिए, आप सुप्रीम कोर्ट मूव करो.
ऐसा भी नहीं है इनको जानकारी नहीं है, बिकॉज NSCL ये इन्वेस्टर्स फोरम ने बार बार उनको ऑलरेडी मीट भी किए, लेटर भी दिए, इन स्पाइट ऑफ his paralysis in moving in this particular thing. But I am reasonably certain he'll be forced to. Pradeep, he'll be forced to. There's no doubt at all in my mind. Ketan, thank you very much for talking to us. We really have run out of time. Pleasure. Thank you very, very much for talking to us. And as far as we are concerned, please remember, we are not going to let this go. We are not going to let this go. Pradeep, thank you so much. We'll of course be back with the same subject again tomorrow. We'll of course talk about the NSCL scam. We'll also talk about the Maharashtra Cooperative Bank scam, and we will also talk about what the BJP is really doing. इन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन कल, और that's all we've got for you in tonight's Inside Story. Do keep sending in your emails on insidestory@lemonnews.com. That's insidestory@lemonnews.com. And of course, you can SMS us on 56767. आप Lemon News टाइप करें, अपना नाम टाइप करें, अपने शहर का नाम टाइप करें जहां पर आप हमें देख रहे हैं, और 56767 पर आप भेजें अपने SMS. As far as we are concerned on the Inside Story, we'll be back again tomorrow. We will talk about the NSCL scam, जैसा कि मैंने कहा, महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के बारे में भी बात करेंगे, CKP बैंक के बारे में बात करेंगे, और अन्य जहां पर जो बैंक हैं, जहां पर घपला हुआ है, एक एक चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ पर आपके सामने एक फैक्ट, उसकी अंदर की कहानी क्या है, वो आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे. तब तक के लिए आप देखते रहें लेमन न्यूज़. वील ऑफ कोर्स बी बैक टुमारो. टिल देन, बाय बाय. Global advertisers, scaling new heights in outdoor media.